प्रिय विद्यार्थियों एवं प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग सामान्य हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस, टॉप 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह सभी जो प्रश्न होंगे वे ऐसे प्रश्न होंगे जो राज्य एवं केंद्र की सिविल एवं एक दूसरी परीक्षाओं में, शिक्षक परीक्षाओं में, सीटेट, टेट एवं अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में जो सामान्य हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही 20 प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आपके लिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ रहा है प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? और आपके विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं संस्कृत, प्राकृत, तुर्की या अंग्रेजी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो 4 ऑप्शन दिया गया, संस्कृत, प्राकृत, तुर्की और अंग्रेजी, इसमें से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में सम्मिलित नहीं है? ये प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आप देखिए, संस्कृत, प्राकृतिक और अंग्रेजी जो है वो आर्य भाषा में सम्मिलित है, लेकिन ये तुर्की जो है वो नहीं सम्मिलित है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तुर्की, मंगोल और मंच तुंगस भाषाएं अल्ताई भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि अंग्रेजी, संस्कृत, प्राकृत भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न है, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। ये जो कहावत है इसका क्या अर्थ है? आपके विकल्प है, कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिए, कहावत क्या है? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। इस कहावत का क्या अर्थ है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इस कहावत का अर्थ है, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते का मतलब है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और आपके विकल्प है दिवस, दिन, वार या वासत। प्रिय विद्यार्थियों, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये प्रश्न है। तो आप यहाँ पे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी विकल्पों सब देखिए कि दिन का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है। तो दिवस होता है, वार होता है, वासर होता है। तो इस तरह से जो है ए, सी और डी जो है ये सभी दिन के पर्यायवाची है, लेकिन जो डी ऑप्शन है दीन, जो दीन होता है वो जो है दिन का पर्यायवाची नहीं है। तो जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगर दिन की हम लोग बात करें, दिन का अभिप्राय है या दिन का पर्यायवाची है दरिद्र से, निर्धन से, गरीब से, रंग से या कंगाल दीन से। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। आपके विकल्प हैं केल्टिक, जर्मनिक, इटैलिक या सियोयन। ये जो 4 विकल्प दिए गए, 4 विकल्प में से कौन सी ऐसी भाषा है जो भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सही उत्तर क्या है? सियोयन। जो सियोयन है वो भारोपी परिवार की नहीं बल्कि मलय पोलिनेशियाई परिवार की भाषा है। तो भारोपी परिवार की जो भाषा है वो सभी विकल्पों में से आप देखिए, ए केल्टिक है, बी जर्मनिक है, सी इटैलिक, ये सभी भारोपी परिवार की भाषा है। जबकि सियोयन जो है वो भारोपी परिवार की भाषा नहीं बल्कि मलय पोलिनेशियाई परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? विकल्प है आपके 4, 6, 5 या 8। विद्यार्थियों, यदि हम अर्थ के आधार पर देखें, वाक्यों को वर्गीकृत करें या वाक्य भेद हम बनाए, तो उस तरह से देखते हैं कि जो अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से कुल जो है 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, डी विकल्प को सही उत्तर होगा। अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो कितने होंगे? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अर्थ के आधार पे जो वाक्य के 8 भेद है, उसमें पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठवां है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है विस्मयाचक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर कुल 8 भेद होते हैं वाक्य के। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6।
प्रश्न है सिर सहलाए भेजा खाए का क्या अर्थ है? और विकल्प है आपके एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना, दोस्त बनकर हानि पहुंचाना या चापलूसों के कहने को करना। तो विद्यार्थियों, सिर सहलाए भेजा खाए जो कहावत है, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि दोस्त बनकर के हानि पहुंचाना। तो यहाँ पे जो सी विकल्प है, सी विकल्प जो सही उत्तर है। सिर सहलाए भेजा खाए का अर्थ है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। इसका मतलब है कि मित्रता की आड़ में किसी को नुकसान पहुंचाना। अगला प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो शोक करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आपके विकल्प है अशोक, असमर्थ, असोच या अशौच। तो विद्यार्थियों, जो शोक करने योग्य नहीं होता है उसके लिए यदि हम लोग एक शब्द की बात करें तो वह शब्द होता है अशोच। क्या होता है? अशोच। तो यहाँ पे जो सी विकल्प है, सी विकल्प सही उत्तर है अशोच। जो शोक करने योग्य ना हो वाक्य के लिए एक शब्द है अशोच। जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो उसे हम अशोच कहते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपके विकल्प है तार, शर, बाण या नाराज। तो विद्यार्थियों, हमको यहाँ पे देखना है कि तीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। प्रश्न है तो आप सभी विकल्पों में से आप ये देख लीजिए कि तीर का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है। तो जो सर है वो तीर का पर्यायवाची है, बाण जो है वो भी तीर का पर्यायवाची है, और नाराज जो है यह भी तीर का पर्यायवाची है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन जो है तार, तार जो है तीर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ए तार। तीर के जो पर्यायवाची शब्द है उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं देख लीजिए। बाण आता है, शर आता है, विशिख आता है, शिलमुख आता है, अनी आता है, सायक, असन, टिप, सार, बाढ़चाल, ईशु, आशुग या नाराज। ये सभी जो है तीर के पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब प्रश्न संख्या 9, इलायची बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके विकल्प जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसकी इलायची बांटना मुहावरा जो है इसका क्या 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 अर्थ होता है? इसके विकल्प है धोखा देना, अपर्याप्त वस्तु होना, दावत देना या प्रभावित करना। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, इलायची बांटना एक मुहावरा है। इसका क्या अर्थ होता है? धोखा देना नहीं होता है, अपर्याप्त वस्तु होना नहीं होता है, प्रभावित करना भी नहीं होता है, क्या होता है? दावत देना होता है। इस तरह से जो सी विकल्प है, सी विकल्प इज द राइट ऑप्शन। इलायची बांटना अर्थात दावत देना। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है दावत देना। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न है एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ होता है? विकल्प है एक वैद्य अनेक बीमार, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, महामारी के दिनों में दवाओं की कमी, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। तो विद्यार्थी, जब एक अनार 100 बीमार का अभिप्राय होता है यह कोई ऐसी वस्तु है जो कि पूर्ति में कम है, जो मात्रा में कम है लेकिन उसकी डिमांड अधिक है, तो ऐसी वस्तु को कहते हैं एक अनार 100 बीमार। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक होना, यह सही विकल्प है, राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। एक अनार 100 बीमार मुहावरे का अर्थ है वस्तु कम व मांग अधिक होना होता है। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11। स्तुति का विलोम क्या होता है? ऑप्शन है हे, व्यास, हास या हान। तो विद्यार्थियों, जो स्तुति शब्द है इसका विलोम या अपोजिट क्या होता है? तो आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस में आप देखिए जो है एक हे वर्ड है। तो हे जो है स्तुति का विलोम होता है। स्तुति शब्द के विलोम शब्द जो होते हैं उसमें एक निंद होता है या फिर हे होता है। तो निंद विकल्प नहीं दिया गया है, इसलिए ए ऑप्शन जो है हे जो है वो सही उत्तर होगा। स्तुति का विलोम शब्द जो है वो क्या है? हे है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? विकल्प है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या राहुल शांकृत्यायन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी किसके द्वारा कही गई है? इसका जो सही उत्तर हो क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये ऑप्शन जो है वो सही उत्तर। यहाँ थोड़ा डिस्प्यूट है। देखिए, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है उन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी के रूप में उल्लेखित किया है। तो इस तरह से यहाँ पे जो दो विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दोनों सही होने चाहिए। चूंकि जो ऑप्शन आपका दिया गया है ABCMD उसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो सही उत्तर माना जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13। 9 दिन चले 2.5 कोस का क्या अर्थ है? विकल्प है बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना या हरामखोरी करना। तो विद्यार्थी 9 दिन में 2.5 कोस चले, इसका अर्थ है बहुत धीमी गति से काम करना। ए विकल्प जो है आपका वो ए विकल्प इज द राइट ऑप्शन। 9 दिन चले 2.5 कोस एक मुहावरा है जिसका अर्थ है धीमी गति से काम करना या आलसी होना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण क्या होता है? दुनिया शब्द है, ये एक संज्ञा शब्द है और इसका विशेषण क्या होता है? ऑप्शन है दुन, दुनियो, दुनियावी या दुनिया। तो विद्यार्थी जो दुनिया शब्द है ये एक संज्ञा शब्द है और इसका जो विशेषण है वो क्या होगा? दुन नहीं होगा, दुनियो नहीं होगा, दुनिया नहीं होगा, बल्कि दुनियावी होगा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा आपका, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, दुनियावी। दुनिया संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण रूप होता है दुनियावी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15। शांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है दुर्गा, पत्नी, दासी या पार्वती। तो विद्यार्थी जो शांभवी है उसका जो पर्यायवाची होगा पार्वती नहीं है, दासी नहीं, पत्नी, बल्कि क्या है? ए ऑप्शन जो दुर्गा है वही राइट ऑप्शन है। शांभवी का पर्यायवाची दुर्गा है या दुर्गा का पर्यायवाची शांभवी होता है, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। दुर्गा के पर्यायवाची जो है वो है महागौरी, कुमारी, शांभवी, चंडिका, चामुंडा और कल्याणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, क्वेश्चन नंबर 16। प्रश्न है व का उच्चारण स्थान क्या है? जो वह हम लोग बोलते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है? तो विद्यार्थियों व का उच्चारण स्थान क्या है? आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं व। और वह जब बोलते हैं तो वो कहाँ से बोला जाता है, यही प्रश्न है। तो कहाँ से बोला जाता है? जिसका जो राइट ऑप्शन है विद्यार्थियों वो है सी ऑप्शन, दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? दंतोष्ठ होता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? आपके विकल्प है शरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज या पूसदंत। तो विद्यार्थियों जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उन्होंने पुरानी हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो किसको माना है? वो राजा मुंज जी को माना है। तो सी विकल्प जो है वो सही उत्तर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? और इसके जो ऑप्शंस हैं वो है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सही उत्तर निकालने के लिए हमको मनोहर का संधि विच्छेद करना पड़ेगा। जो मनोहर शब्द है उसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तब हम जान पाएंगे कि मनोहर शब्द में कौन सी संधि होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर हम मनोहर शब्द का संधि विच्छेद करते क्या होता है? मन प्लस हर। इस तरह से मनोहर क्या है? वह एक प्रकार की विसर्ग संधि है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन वो सही उत्तर है, राइट ऑप्शन है। मनोहर शब्द में विसर्ग संधि होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न है एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन से बुरे का और बुरे संग होना, एक बुरा तो दूसरा उसका भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान के बुरे का अच्छे से संग होना। ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इन सभी ऑप्शंस में से हम सभी लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, बुरे का और बुरे संग होना। इसीलिए कहते हैं कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा था, एक तो खुद ही बुरा था और उसके जो फ्रेंडशिप हो गई वो भी क्या हो गए? बुरे लोगों की हो गई। तो एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा का अर्थ है एक दोस्त की होने के साथ ही दूसरा दोस्त भी होना। इसका मतलब है कि कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति बुरी संगत में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। और अगला प्रश्न है आपको स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन से आपको उत्पल, रसाल, राजीव और नलिन। तो विद्यार्थियों यदि कमल के पर्यायवाची शब्द की बात करिए तो जो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है वो है पद्म, पंकज, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज, कुवलय, वनज, इंदिवर, पुंडरीक, अरविंद, नलिन, उत्पल, तामरस, पुष्कर, शतदल, सरसिस, सारंग, शतपत्र और राजीव। तो इन सभी में से देखिए आप ऑप्शंस में जो है राजीव भी है, नलिन भी है और उत्पल भी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन। रसाल जो है वह एक कमल का पर्यायवाची शब्द
नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने सामान्य हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस का अभ्यास किया आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो।